everyone, welcome to our YouTube channel CA Sansar. I am Shivagi Mittal, a chartered accountant by profession. So if you remember, हमने लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी सेक्शन 9 के ऊपर विच इज इनकम ड्रीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया. इस सेक्शन 9 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था विच इज पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए को हमने तीन पार्ट्स में सब डिवाइड किया था, सब पार्ट 1, सब पार्ट 2 एंड सब पार्ट 3. सब पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सैलरी इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स के बारे में. सब पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट के बारे में. एंड सब पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बारे में. ये जो तीनों पार्ट्स है, ये जो पार्ट ए के जो तीनों सब पार्ट्स है, इनकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी. आज का जो हमारा डिस्कशन है वो रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, पार्ट बी के अराउंड विच इज बिजनेस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट. आज हम बिजनेस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पे फोकस करने वाले हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना. अब ये जो सेक्शन 9 है ये मेरा डीमिंग प्रोविजन है. मतलब सेक्शन 9 में हम क्या मान लेंगे कि ये जो इनकम हुई है ये हमारा डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया हुई है. अब वो हो सकता है कि इनकम हमें बाहर ही हो रही हो तो भी हम इंडिया में मान लेंगे अगर हमारा कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन में अगर हम फॉलो करते होंगे तो. सेक्शन 9 के हमारे दो सबसेक्शन आते हैं, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 1 में हमारे आगे फर्दर 8 पॉइंट्स हैं जिसमें इंक्लूडिंग हमारे एक्सप्लेनेशंस हैं एंड प्रोवाइजोस हैं. सो इफ यू रिमेंबर ये जो 8 पॉइंट्स है वो क्या क्या कहते हैं. पहला पॉइंट बोलता है पीजीवीपी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स कैपिटल गेन के बारे में, जिसके ऊपर आज हमारा ये पूरा वीडियो है. नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड सैलरी पेबल बाय एम्प्लॉयर अदर देन गवर्नमेंट. एंड थर्ड आता है सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट. इसके लिए हम लोग सब पार्ट 1 कर चुके हैं जिसका वीडियो आप लोग रेफर कर सकते हो. नेक्स्ट आता है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के बारे में, इसका भी हम लोगों ने सब पार्ट 2 कवर कर चुके हैं. एंड नेक्स्ट आता है रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया. इसके लिए आप सब पार्ट 3 रेफर कर सकते हो जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9(1) का सबसेक्शन का क्लॉज 1. इसका हमारा फ्लो ऑफ डिस्कशन कैसे होने वाला है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले मेन क्लॉज जो जनरल स्टेटमेंट होती है हमारी सेक्शन की, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन देयर आर सम एक्सप्लेनेशंस गिवन इन दिस सेक्शन. वो क्या क्या है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, ये सारी एक्सप्लेनेशंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मेन क्लॉज से. सो मेन क्लॉज ये कहता है कि ऑल इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई भी जो इनकम या तो एक्रू हो रही हो या अराइज हुई है किसकी वजह से, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, अगर किसी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया की वजह से अगर कोई इनकम एक्रू या अराइज हुई है तो वो हम इंडिया में हमारी मान ली जाएगी कि इंडिया में टैक्सेबल होगी. बिजनेस कनेक्शन आ गया मतलब पीजीबीपी आ गया. नेक्स्ट आता है थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया. प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इंडिया में इनकम अराइज हुई है तो वो इंडिया में टैक्सेबल मानी जाएगी. नेक्स्ट आता है एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया और थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया. तो यहाँ पे कैपिटल गेन आ गया. मतलब क्या है इसका कि अगर सपोज करो इंडिया में अगर कोई प्रॉपर्टी है, हम ये लास्ट अभी 3 वाले पॉइंट्स ले रहे हैं. बिजनेस कनेक्शन के लिए हमारा डिस्कशन आगे जाएगा कि हम बिजनेस कनेक्शन के बारे में जानेंगे. फिर उसमें भी एक पॉइंट आता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ये भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे. सो अभी ये जो 3 पॉइंट्स है इसमें क्या है कि सपोज करो इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है और एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को जो कि इंडिया में नहीं है वो इसको या तो सेल कर देता है या रेंट पे कोई प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा उससे. तो जो भी रेंटल इनकम आ रही है, जो भी कैपिटल गेन हो रहा है वो हम हमारे डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ही मानी जाएगी उन नॉन रेजिडेंट्स के रिस्पेक्ट में. सो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी. अब बात आती है थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया विच इज पीजीबीपी इनकम. उसके लिए हम एक्सप्लेनेशंस को रेफर करते हैं कि अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है तो हमारी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हमारी एनी सोर्स ऑफ इनकम इसमें आ जाएगा. मतलब एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में आ जाएगा. अब हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 1. एक्सप्लेनेशन 1 में हमारे टोटल 5 पॉइंट्स हैं जिसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी इज बिजनेस, सेकेंड कैटेगरी इज नॉन रेजिडेंट एंड देन थर्ड कैटेगरी इज फॉरेन कंपनी.
So basically, there were 3 points related to the non-resident. So what I did, मैंने उन तीनों points को एक category में डाल दिया, and then the remaining points को मैंने as it is रहने दिया. So this is the reason I am saying that इसकी 3 categories हैं और total 5 points में हमने इसको cover करना है. तो सबसे पहले आता है business के ऊपर. तो business वाला point क्या कहता है कि where all the operations are not carried out in India, then proportionate income taxable. कि अगर कोई बिजनेस जिसके सारे ऑपरेशंस इंडिया में नहीं होते हैं, तो उसका जो भी इंडिया से रिलेटेड ऑपरेशंस हो रही है और उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो वो हम मानेंगे कि वो डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है. ठीक है, मतलब कि अगर कोई बिजनेस है और उसका मतलब सारे ऑपरेशंस नहीं हो रहे, इन द सेंस कि सपोज करो सिर्फ सपोर्ट टीम यहाँ पे है और सेल्स टीम हमारी बाहर है, तो जो सपोर्ट टीम से अगर कोई रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, सो सिर्फ वही इनकम हम यहाँ इंडिया में टैक्सेबल करेंगे, उससे रिलेटेड उसके अलावा कोई भी इनकम हम इंडिया में टैक्सेबल नहीं करेंगे. बट इसमें एक और पॉइंट आता है, विच इज अदर देन बिजनेस हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस. कि अगर कोई बिजनेस है, उसका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है ऑन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, तो उसको छोड़कर, मतलब अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो आपका ग्लोबल इनकम भी टैक्सेबल होगी. बट अगर आपका बिजनेस हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है और उसके सिर्फ ऑपरेशंस, जो एक लिमिटेड ऑपरेशंस इंडिया में हो रहे, तो लिमिटेड ऑपरेशन से जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है, सिर्फ वही हमारे इंडिया में टैक्सेबल होगी. अब ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है, ये भी हम आगे जानेंगे. आगे एक्सप्लेनेशन गिवन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसको. नेक्स्ट आते हैं नॉन रेजिडेंट. No income shall be deemed to accrue or arise in India to him through or from operations which are confined to the purchase of goods in India for the purpose of export. अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में गुड्स को परचेज करता है एंड देन आगे गुड्स को परचेज करने के बाद वो आगे उनको एक्सपोर्ट कर देता है, तो क्या होगा, तो उसकी जो भी इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी. ठीक है, ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो इंडिया में परचेज कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बाहर कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है. सो दिस इज द रीजन उन्होंने, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में गुड्स परचेज करे एंड देन आगे उसको एक्सपोर्ट करे, तो उन्होंने उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं मानी. नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड. नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग अ न्यूज एजेंसी और ऑफ पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जर्नल्स, no income shall be deemed to accrue or arise in India to him through or from activities which are confined to the collection of news and views for the transmission out of India. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अब हमारे कुछ न्यूज चैनल होते हैं जो बाहर के हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बीबीसी न्यूज हो गया, CNN हो गया. अब ये जो न्यूज चैनल है, इन्होंने यहाँ पे, अगर वो यहाँ से न्यूज कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन आगे उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, तो क्योंकि वो इंडिया की न्यूज है, तो हम इसलिए ये नहीं मानेंगे कि उन जो न्यूज चैनल है उनका कनेक्शन इंडिया में है. क्योंकि अब क्या होगा, इससे जो भी इनकम, तो जो भी नॉन रेजिडेंट जो कि एंगेज है किसमें, रनिंग अ न्यूज एजेंसी, अगर वो न्यूज एजेंसी चला रही है और पब्लिश करें न्यूज़पेपर्स और वो न्यूज को कलेक्ट कर रहे हैं इंडिया से, आगे उसको दे रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो वो हमारी इनकम नॉन रेजिडेंट के रेस्पेक्ट में वो टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी, वो नहीं डीम टू एक्रू और अराइज इंडिया नहीं मानी जाएगी. अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है नॉन रेजिडेंट की रेस्पेक्ट में. इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया टू सच इंडिविजुअल फर्म और कंपनी थ्रू और फ्रॉम ऑपरेशंस व्हिच आर कन्फाइंड टू द शूटिंग ऑफ एनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया. सो अब जैसे आपको पता है कि अगर हमारे बॉलीवुड एक्टर्स भी हो गए, तो वो बाहर, इंडिया से बाहर जाके शूटिंग करते हैं, तो इसी तरीके से हमारे जो हॉलीवुड एक्टर्स हो गए वो इंडिया में आके शूटिंग करते हैं, शूट की जो भी लोकेशन होती है. तो ये कहता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, और तो नॉन रेजिडेंट की कुछ कैटेगरीज भी बताई गई हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगी. अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अगर उसकी इनकम अराइज हो रही है किसकी वजह से, इंडिया में अगर वो शूटिंग कर रहे हैं, तो वो हम मान लेंगे कि वो इनकम टीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है, वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी. मतलब जो हॉलीवुड एक्टर्स हैं, अगर वो इंडिया में आके शूटिंग कर रहे हैं और वो आगे बाद में उसको मतलब उस वो फिल्म आती है उनकी, उससे जो भी इनकम होती है, तो वो इंडिया में आके टैक्सेबल नहीं होगी. लेकिन यहाँ पे नॉन रेजिडेंट में कुछ कंडीशंस हैं.
कि जो भी नॉन रेजिडेंट आ रहा है यहाँ पे, अगर इंडिविजुअल आ रहा है तो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। अगर फर्म आ रही है तो उसका कोई पार्टनर सिटीजन ऑफ इंडिया या रेजिडेंट इन इंडिया नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कंपनी आ रही है तो उसका कोई शेयर होल्डर सिटीजन ऑफ इंडिया और रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे जैसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं, सो ये इनके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वो बाहर कोई कंपनी बना लें और वहां पे कोई शेयर होल्डर बन जाए या फिर किसी फर्म में वो पार्टनर बन जाए। सो उन्होंने बोला स्पेसिफिकली जो बेसिकली प्योर नॉन रेजिडेंट है, मतलब जिसका कोई इंडियन सिटीजन या रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है कुछ भी, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को हम ये बेनिफिट देंगे। अदरवाइज जो बाकी है, अगर सपोज कोई यहाँ इंडिया से कोई जाके बाहर कंपनी बना ले एंड देन वो कंपनी आके यहाँ पे शूटिंग करने लगे, तो वो चीज हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे। तो इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, इसलिए वेरी बहुत स्पेसिफिक है। इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल है तो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। फर्म है तो पार्टनर जो है उसमें वो सिटीजन ऑफ इंडिया या रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। कंपनी है तो जो शेयर होल्डर है वो सिटीजन ऑफ इंडिया और रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो अगर वो इंडिया में आके शूटिंग करते हैं तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी का क्या पॉइंट कहते हैं कि फॉरेन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड्स, no income shall be deemed to accrue or arise in India to it through or from the activities which are confined to the display of uncut and unassorted diamond in any special zone notified by the central government in the official gazette in this behalf। मतलब अगर कोई फॉरेन कंपनी है, वो माइनिंग ऑफ डायमंड्स के बिजनेस में एंगेज है, मतलब वो डायमंड्स की माइनिंग करती है। कहाँ पे करती है? इंडिया में करती है या इंडिया से बाहर करती है, कहीं भी कर सकती है। लोकेशन ऑफ फॉरेन कंपनी इज इरेलीवेंट। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो डायमंड की माइनिंग करती है, उस बिजनेस में एंगेज है, और जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो अलग अलग जोन्स बनाती है जिसमें जो डायमंड, जो रॉ डायमंड्स है उनका वो एक एग्जीबिशन या डिस्प्ले करती है। तो अगर उससे कोई उसको इनकम जनरेट हो रही है फॉरेन कंपनी को, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हम नहीं मानेंगे, उसको हम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे उस इनकम को। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन 1। अब हम जाते हैं एक्सप्लेनेशन 2 के ऊपर, जो कि बात करता है कि बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है। सो व्हाट डज बिजनेस कनेक्शन मीन? द टर्म बिजनेस कनेक्शन इज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 9(1)(1)। अच्छा, बिजनेस कनेक्शन में यहाँ पे हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन। सो ये ध्यान रखिए कि हम सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस की बात नहीं करेंगे। अगर कोई डॉक्टर है, कोई अकाउंटेंट है, सो ये वाले जो भी बिजनेस भी अगर हो रहे हैं तो ये भी यहाँ पे हमारा इंक्लूड होगा। तो बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन, हम इसकी भी बात कर रहे हैं। तो जो हमारा एक्सप्लेनेशन 2 है वो ये कहता है कि बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड्स, मतलब जो बिजनेस कनेक्शन का आप नॉर्मल इंटरप्रिटेशन निकालते हो वो तो है ही, बट उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? Any business activity carried out by any person acting on behalf of non-resident। अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कोई पर्सन करता है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, अगर कोई पर्सन किसी के बिहाफ पे एक्ट करते हैं तो उसको मैं एजेंट का नाम दूंगी। तो अगर कोई एजेंट है वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे एक्ट करता है, क्या क्या एक्ट करता है, उसके पास क्या क्या अथॉरिटीज है या क्या क्या वो एक्टिविटीज कर सकता है? अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनल कर दे, कंक्लूड कर दे। नेक्स्ट इज नो सच अथॉरिटी बट मेंटेन्स इन इंडिया अ स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम विच ही डिलीवर्स देम ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करे उसके गुड्स का एंड देन आगे उसको सेल करे एंड सिक्योर्स ऑर्डर्स इन इंडिया फॉर द नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के लिए वो ऑर्डर्स को सिक्योर करे। सो अगर कोई एजेंट है, अगर कोई एजेंट है वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करता है एंड देन आगे उसको डिलीवर करता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड सिक्योर करता है ऑर्डर्स इन इंडिया फॉर द नॉन रेजिडेंट, तो इन दिस केस हमारा जो ये हम मान लेंगे कि ये जो नॉन रेजिडेंट है उसका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। ऑल्दो एजेंट काम कर रहा है और नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, बट हम नॉन रेजिडेंट का मान लेंगे कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। सो इस तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो इस टाइप का एजेंट है ये मेरा डिपेंडेंट एजेंट होता है। डिपेंडेंट एजेंट मतलब जो नॉन रेजिडेंट के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट एजेंट क्या होगा? इंडिपेंडेंट एजेंट क्या होगा कि बिजनेस एक्टिविटी, अब कुछ ऐसे भी तो एजेंट्स होते हैं जो नॉर्मल एजेंट्स होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि हमें किसकी के बिहाफ पे कोई काम करना है।
तो बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ ब्रोकर, तो इसमें दो प्रोवाइजो ऐड की गई इस एक्सप्लेनेशन के अंदर। प्रोवाइजो नंबर 1 है, वो ये कहता है कि बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ ब्रोकर और कमीशन एजेंट हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, कि अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कोई ब्रोकर या एजेंट कर रहा है जिसका इंडिपेंडेंट स्टेटस है, इंडिपेंडेंट एजेंट मैं बोलूंगी इसको, एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, उसका काम ही वही है। अच्छा, अगर सपोज कोई एक नॉर्मल एजेंट है, मतलब जिसका बिजनेस ही वही है, और वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे एक्ट करे, ये तीन एक्ट करे, अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स या स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करे या सिक्योर करे ऑर्डर्स इन इंडिया, सो इन दैट केस क्या होगा कि क्या जो सारा इंडिपेंडेंट जो एजेंट है उसकी सारी इनकम हम नॉन रेजिडेंट की इनकम मान लेंगे? नहीं, जो नॉन रेजिडेंट से स्पेसिफिक काम के स्पेसिफिक इनकम है वो ही हम उसका नॉन रेजिडेंट की इनकम मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अगर तो हम जो ये ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस में काम करते हैं उसको हम इंडिपेंडेंट स्टेटस का नाम देते हैं। और प्रोवाइजो 2 ये कहता है कि इफ एनी पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, then he shall not be deemed to be agent or broker, he shall not be deemed as agent or broker of independent status, तो उसको हम डीम नहीं करेंगे कि वो उसको इंडिपेंडेंट स्टेटस है। मतलब ये वाले जो ऊपर की कैटेगरी में आ रहे हैं, ऐसा कोई पर्सन जो कि कंक्लूड करे कॉन्ट्रैक्ट्स को या फिर मेंटेन करे स्टॉक रजिस्टर या फिर सिक्योर करे ऑर्डर, तो ये हम मानेंगे कि इंडिपेंडेंट स्टेटस में नहीं माने जाएंगे, ये डिपेंडेंट स्टेटस में माने जाएंगे। ओके, अब एक्सप्लेनेशन 2A आती है जो कि बात करता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मीन्स, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के बारे में वो बात करता है। अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में हमारा अगर आप एक्ट में देखो तो एक्सप्लेनेशन 2A 2 टाइम्स दे रखी है। तो पहला एक करंट जो हमारे एक्सप्लेनेशन 2A है वो, एंड देन एक फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक इंसर्शन किया है 2A का फिर से, और जिसमें जो इफेक्टिव है कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ 2022, मतलब फाइनेंशियली 21-22 के लिए वो एप्लीकेबल है, वो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल है। सो अभी पहले हम समझते हैं कि करंट वाले उसमें क्या होते हैं कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, अभी हमने कहाँ पे पढ़ा, एक्सप्लेनेशन 1 में हमने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के बारे में पढ़ा जो बिजनेस कैटेगरी में आया था। तो उसका मतलब क्या होता है बेसिकली, तो ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विसेज और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड of data or software in India, if the aggregate of payments arising from such transaction or transactions during the previous year exceeds such amount as may be prescribed, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो ट्रांजेक्शन करता है किसके रेस्पेक्ट में, गुड्स सर्विसेज और प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, जिसमें इंक्लूड है प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया, और वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर जा रहा है जो कि प्रेस्क्राइब लिमिट है। ठीक है, तो वो हमारा क्या मान लिया जाएगा, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लिया जाएगा। वहीं पे हमारा जो इंसर्शन हुआ है फाइनेंस एक्ट 2020 जो कि फाइनेंशियली 21-22 में है, उसमें सिर्फ यही ऐड हुआ है कि कैरिड आउट बाय अ नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया, कोई भी पर्सन हो उसके साथ अगर नॉन रेजिडेंट ट्रांजेक्शन करता है गुड्स सर्विसेज और प्रॉपर्टी में इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया, और वो एक लिमिट से एक्सीड करता है, तो वो हम मान लेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में विद एनी पर्सन। अच्छा, दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे तो विद एनी पर्सन नहीं है, यहाँ पे विद एनी पर्सन इंक्लूड है। तो इसमें डिफरेंस है कि विद एनी पर्सन मतलब यहाँ पे चाहे नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, इससे जस्ट एक क्लैरिफिकेशन आई है, मतलब एक जस्ट विद एनी पर्सन मतलब कि कोई भी पर्सन हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और एंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद सच नंबर ऑफ यूजर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिया थ्रू डिजिटल मीन्स। अगर डिजिटली जो नॉन रेजिडेंट है वो सॉलिसिट कर रहा है बिजनेस एक्टिविटीज को या एंगेज कर रहा है यूजर्स के साथ, तो फिर हमारा वो मान लेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। बस जो फाइनेंशियल 21-22 में डिजिटल मीन्स हटा दिया गया, वो किसी भी तरीके से लोगों के साथ एंगेज हो रहा हो, इंटरेक्ट कर रहा हो नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया के साथ, तो वो हम मान लेंगे कि उनका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। अभी लेकिन इसमें प्रोवाइडेड दो प्रोवाइजो ऐड किए गए हैं। प्रोवाइजो क्या बात करते हैं, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज शैल कंस्टिट्यूट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया वेदर और नॉट,
कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हम तभी मानेंगे जब एग्रीमेंट फॉर सच ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज इज एंटर्ड इन इंडिया, जब एग्रीमेंट है और उन ट्रांजेक्शन या एक्टिविटीज को करने का वो इंडिया में एंटर किया गया हो, नॉन रेजिडेंट का रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, और नॉन रेजिडेंट जो है सर्विसेज को रेंडर करता हो इंडिया में, provided further that only so much of income as is attributable to the transaction or activities referred to in clause A or B shall be deemed to accrue or arise in India. हम ये मानेंगे कि जो भी इनकम जो कि सिर्फ इंडिया में ही हो, ग्लोबल इनकम को हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, सिर्फ जो इंडिया से रिलेटेड अगर हम कुछ इनकम जनरेट करें सिर्फ वो ही टैक्सेबल होगी, उसके अलावा कोई भी इनकम हमारी टैक्सेबल नहीं होगी। अब बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन 3 की, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया। तो एक्सप्रेशन 3 ये कहता है कि जो हमने एक्सप्रेशन 2 में 3 कैटेगरीज डिफाइन करी थी, वो इनकम तो उन लोगों की ओनली सो मच ऑफ इनकम एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, कि मतलब जो इंडिया से इनकम हो रही हो वही हम मानेंगे कि डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर उससे बाहर अगर इनकम हो रही है तो फिर हम वो डीम टू एक्रू और अराइज इंडिया नहीं मानेंगे। मतलब कि अगर कोई एजेंट है वो नॉन रेजिडेंट की रेस्पेक्ट में, ठीक है, अगर कोई एजेंट है वो नॉन रेजिडेंट के रेस्पेक्ट में उसके पास अथॉरिटी है कि वो कंक्लूड करे कॉन्ट्रैक्ट्स, और कोई अथॉरिटी है कि वो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करे एंड देन आगे उसको डिलीवर करे, सिक्योर करते हैं ऑर्डर इन इंडिया, तो वो जो नॉन रेजिडेंट की जो भी इनकम हो रही है हम मान लेंगे वो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। ठीक है, उसके बाद जो भी वो इनकम हो रही है सिर्फ जो इंडिया से रिलेटेड इनकम जनरेट हो रही है सिर्फ वही इनकम तक हमारा फोकस रहेगा, ग्लोबल इनकम नॉन रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम पे हम नहीं जाएंगे। अब इसके बाद एक्सप्रेशन 3A ऐड किया गया जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में ऐड किया गया। इस 3A में भी हमारे जो है 3-4 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, और इसमें भी मतलब 3 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं 3A में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 से हमारा क्या पॉइंट ऐड किया गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो अभी ईयर हमारा चल रहा है उसमें हमारा क्या पॉइंट इंक्लूड है। अब इसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन 3 है क्या। अब अगर आप बात करो ऐसी जो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज होती है लाइक ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, अगर कोई बाहर का ई कॉमर्स कोई कंपनी है और वो जो है वो काम तो वो रजिस्टर तो कहीं और होती है और ग्लोबली वो काम करती है, मतलब अगर कोई कंपनी बाहर रजिस्टर है और क्योंकि इंटरनेट बेस्ड काम होता है तो इंटरनेट के जरिए वो कहीं भी पहुंचा जा सकता है, तो उसकी इनकम कहाँ पे टैक्सेबल करनी है ये कैसे पता चलेगा, बिकॉज हम सारी कंपनी सारी कंट्रीज के उस पे एक्ट नहीं लगा सकते, सारी कंट्रीज में उसको टैक्सेबल नहीं कर सकते। सो कहाँ पे हम ऐसा करेंगे वो एक लिमिट लगा दें कि भाई ये यहाँ पे होगा तो यहाँ इतना ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। सो उसके लिए एक्सप्लेनेशन 3A ऐड किया गया। एक्सप्लेनेशन 3A क्या कहता है कि इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया शैल इंक्लूड इनकम फ्रॉम, अगर हम बात करें कि इनकम अगर आपकी इंडिया में हो रही है तो ही हमारा इतना टैक्सेबल होगा, तो उसमें कौन कौन सी इनकम हम ऐड करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। Such advertisement which targets a customer who resides in India or a customer who accesses the advertisement through IP address located in India। अगर कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी हो रही है जो कि इंडिया के कस्टमर को टारगेट कर रही है, अगर कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी हो रही है जो कि ऐसे कस्टमर को टारगेट कर रही है जो इंडिया में रहता है, या फिर ऐसे कस्टमर को वो दिखाई दे रही है जो कि कस्टमर हु एक्सेस द एडवर्टीजमेंट, ऐसा कस्टमर जो एडवर्टीजमेंट को एक्सेस करे जिसका आईपी एड्रेस इंडिया में है, तो वो हम मानेंगे कि उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी तो चाहे वो ग्लोबली भी है तो भी वो हमारा इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, जो उस कस्टमर से रिलेटेड अगर वो आगे उसको सेल करता मतलब उससे कुछ प्रोडक्ट परचेज करता है तो आगे वो उसका टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु रिजाइड्स इन इंडिया और फ्रॉम अ पर्सन हु यूजेस आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। अगर डेटा का हमने सेल्स डेटा हमने कलेक्ट करा किस पर्सन से, उस पर्सन से जो इंडिया में रहता है, ठीक है, या फिर एक ऐसे पर्सन से जो आईपी एड्रेस जो इंडिया का है वो यूज करता है, तो वो भी हमारी अगर उससे कोई इनकम होती है तो वो हम मान लेंगे कि वो हमारी इंडिया में जनरेट हुई है या फिर इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है। और वो जो डेटा आया
ठीक है, उससे हमने सेल करी गुड्स और सर्विसेज की यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु रिजाइड्स इन इंडिया और फ्रॉम अ पर्सन हु यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। अगर वो जो डेटा आया और उससे मैंने आगे सेल करी अपने गुड्स या सर्विसेज की, और उससे मैंने आगे वो जो डेटा मैंने कलेक्ट किया था उस पर्सन से जो कि इंडिया में रहता है या फिर इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करता है, सो इन तीनों से, मतलब अगर आप एक बाहर की कंपनी हो, ठीक है, अगर आप एक बाहर की कंपनी हो और अगर आप टारगेट करते हो उस कस्टमर को जो कि इंडिया में रहता है, ठीक है, और या फिर ऐसे कस्टमर को जो कि एडवर्टीजमेंट को एक्सेस कर रहा है अपने इंडिया के आईपी एड्रेस से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आप सेल्स का डेटा को कलेक्ट करते हो एक पर्सन से जो कि इंडिया में रहता है या फिर एक पर्सन जो कि आईपी एड्रेस इंडिया का यूज करता है, या फिर आप सेल कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज का जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उस पर्सन से जो कि इंडिया में रहता है या फिर इंडिया के आईपी एड्रेस को यूज कर रहा है। इन तीनों केसेस में क्योंकि आप बाहर की कंपनी हो, तो वो आपका जो इससे रिलेटेड, जो आपका तीनों से आपका रिलेटेड जो भी इनकम होगा वो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन 3A में हमारा एक इंसर्शन हुआ है प्रोवाइजो का, बट वो एप्लीकेबल है कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ 2022, विच इज फाइनेंशियली 21-22 से हमारा वो एप्लीकेबल है। सो वो प्रोवाइजो क्या कहता है? वो तीनों पॉइंट्स तो सेम है, लेकिन प्रोवाइजो ये बात करते हैं कि प्रोवाइडेड एट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्सप्लेनेशन, कि जो प्रोविजंस कंटेन किए गए हैं इस एक्सप्रेशन में शैल आल्सो अप्लाई टू द इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज रेफर टू इन एक्सप्रेशन 2A। जो एक्सप्रेशन 2A में हमारी एक्टिविटीज रेफर की गई थी, एक्सप्रेशन 2A में कौन सी एक्टिविटीज रेफर की गई थी? जो नॉन रेजिडेंट ट्रांजेक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, या फिर इंक्लूडिंग डाउनलोडिंग प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डाउनलोडिंग ऑफ डेटा, वो वाली जो है वो वाला भी हमारा इसमें हम प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया है, मतलब कि वो भी हम इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया हम उसको मान लेंगे। अब जब हमारा एक्सप्लेनेशन 4 आता है, 3 तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमने कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन पढ़ी? एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, 2A, 3, 3A, यहाँ तक हमारा खत्म हो गया, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट हम इसको स्टडी कर चुके हैं। अब बात आती है हमारे एक्सप्लेनेशन 4 की। एक्सप्लेनेशन 4 इज जस्ट एक डाउट क्लैरिफिकेशन है, जो कि कहता है कि इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन थ्रू शैल मीन एंड इंक्लूड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज मीन एंड इंक्लूडेड बाय मीन्स ऑफ, इन कंसिक्वेंस ऑफ और बाय रीजन ऑफ। तो जैसे जैसे आप थ्रू जहां जहां भी पढ़ोगे वहां पे बाय मीन्स ऑफ भी पढ़ सकते हो, इन कंसिक्वेंस ऑफ भी पढ़ सकते हो, बाय रीजन ऑफ भी। सो वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। सो एक्सप्रेशन 4 इतना नहीं है। अब आते हैं हमारे एक्सप्रेशन 3 रिमेनिंग बची है, एक्सप्रेशन 5, 6 एंड 7। अब एक्सप्रेशन 5, 6 और 7 को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत अपना मेजर केस लॉ, विच इज वोडाफोन का केस। वोडाफोन का केस हमारा क्या कहता है कि वोडाफोन की लिमिटेड है, ये इंडियन कंपनी है, ठीक है। हचिसन एसआर लिमिटेड है, एक इंडियन कंपनी थी है, और एक सीजीपी लिमिटेड जो मॉरिशस बेस्ड है, और एक हचिसन टेलीकॉम टेली कंपनी इंटरनेशनल लिमिटेड एक हांगकांग बेस्ड है। सो मैं ये बोलूंगी हचिसन एक इंडिया बेस्ड कंपनी थी, हचिसन हांगकांग है, और सीजीपी मॉरिशस है। अब ये जो हचिसन हांगकांग है, ये 100% शेयर्स हेल्ड करती थी सीजीपी मॉरिशस का। तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी कौन हुई? हचिसन हांगकांग हुई होल्डिंग कंपनी, 100% होली ऑन सब्सिडरी होगी सीजीपी मॉरिशस की। अब ये जो सीजीपी मॉरिशस है, ये इंडिया में एक कंपनी में शेयर्स हेल्ड करती थी जिसका नाम था हचिसन एसआर लिमिटेड। उसमें वो 67% की शेयर होल्डिंग रखती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे फैक्ट्स पे आते हैं। तो अगर मैं बात करूं हचिसन टेली कंपनी इंटरनेशनल लिमिटेड की, हचिसन हांगकांग की, तो उसका अगर मैं बैलेंस शीट की मैं बात करूं, हचिसन हांगकांग की बैलेंस शीट की, तो उसकी असेट साइड में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी सीजीपी लिमिटेड के नाम से, जो कि 100% शेयर्स है। अब आगे हमारी फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब क्या हुआ कि इंडियन की कंपनी को तो एक बार को साइड में रखते हैं, उसको भूल जाओ। हचिसन हांगकांग ने जो सीजीपी मॉरिशस, जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी सीजीपी मॉरिशस में, उसने अपने शेयर्स जो है सेल कर दिए किसको? वोडाफोन इंटरनेशनल, जो कि नीदरलैंड में है। हचिसन हांगकांग ने वोडाफोन इंटरनेशनल को सीजीपी मॉरिशस की जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो शेयर ट्रांसफर कर दिए। इसमें क्या हुआ कि अब क्या बाहर ही हुई है ट्रांजेक्शन, इंडिया में तो कुछ हुआ नहीं, तो इंडिया में कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाहर की बाहर ट्रांजेक्शन खत्म हो गई।
तो सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें जजमेंट आई थी कि एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ सीजीपी मॉरिशस। अब जब सीजीपी मॉरिशस जो है अपनी जब हचिसन ने अपने जो है शेयर्स बेचे सीजीपी मॉरिशस के, तो उसमें जो कैपिटल गेन होगा क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि नहीं टैक्सेबल होगा, हम इंडिया में टैक्सेबल उसको नहीं करेंगे। लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स आई फाइनेंस एक्ट 2012 में। तो वो क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं हम उसके बारे में भी जानते हैं, एंड देन हम अपनी आगे एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। 5, 6, 7 दीज आर द 3 एक्सप्लेनेशंस, बट इसके लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 214 कैपिटल असेट, एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई सेक्शन 214 में। वो ये बोलता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एंड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड any rights in or in relation to an Indian company, including rights of management or control or any other rights whatsoever. So property के अंदर हमारे include होंगे कोई भी जो rights है या in relation to an Indian company, Indian company से related कोई भी जो अगर rights है या अगर right of management है या control है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होंगे। तो दैट मीन्स अगर हचिसन हांगकांग अगर हचिसन हांगकांग सीजीपी मॉरिशस के शेयर्स हेल्ड करती है 100%, सो दैट मीन्स इनडायरेक्टली उसके राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल हचिसन इंडिया पे भी है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में उन्होंने इंक्लूड कर दिया। फिर एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई सेक्शन 247 में विच इज ऑफ ट्रांसफर। एक्सप्लेनेशन ये बोलते हैं कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट ट्रांसफर इंक्लूड्स, ट्रांसफर में हमारा क्या इंक्लूड होगा, एंड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड डिस्पोजिंग ऑफ और पार्टिंग विद एन एसेट और एनी इंटरेस्ट देयरइन। अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हो या पार्ट करते हो, अलग करते हो किसी एसेट को, और क्रिएटिंग एनी इंटरेस्ट इन एनी एसेट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एब्सोल्युटली और कंडीशनली, वॉलंटरीली और इनवॉलंटरीली, चाहे आप डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, अगर आपने ऐसे डिस्पोज ऑफ कर दिया या कोई क्रिएट करा इंटरेस्ट, ठीक है, बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट वेदर एंटर्ड इनटू इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे बाहर कोई एग्रीमेंट एंटर हुआ हो चाहे इंडिया में एग्रीमेंट एंटर हुआ हो, ठीक है। सो अगर आप बाहर भी इंडिया में उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, so notwithstanding that such transfer of rights has been characterized as being effected or dependent upon or flowing from the transfer of a share or shares of a company registered or incorporated outside India. So ये दो एक्सप्लेनेशन से क्या हुआ कि ये जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी, जो हचिसन हांगकांग ने वोडाफोन नीदरलैंड को शेयर्स ट्रांसफर किए थे, ये दोनों अमेंडमेंट से ये जो हचिसन इंडिया है, ये इनकम जो है टैक्सेबल हो गई टू द एक्सटेंट 67% ऑफ शेयर्स, क्योंकि हचिसन ने तो 100% शेयर्स ही सेल किए थे, राइट। अब 67% तक वो जो कैपिटल गेन आएगा वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब एक्सप्रेशन 5 को पढ़ते हैं जो कि हमारे सेक्शन 911 में है, एंड देन एक्सप्रेशन 6 एंड 7, एंड देन हम इस सेक्शन के जो सीरीज है इसको खत्म करेंगे। एक्सप्रेशन 5 टू सेक्शन 911 हमारे ये कहते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, डाउट्स के रिमूव के लिए इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट, ये क्लैरिफाई किया जाता है कि एन असेट और अ कैपिटल असेट बीइंग एनी शेयर और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया shall be deemed to be and shall always be deemed to have been situated in India if the share or interest derives directly or indirectly its value substantially from the assets located in India. अगर कोई असेट है या कैपिटल असेट है, चाहे शेयर हो या शेयर हो, इंटरेस्ट हो, और वो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, वो हम मानेंगे कि वो हम इंडिया में है अगर वो जो वैल्यू आ रही है सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इंडिया, मतलब कि क्या कि अब so shares of CGP shall be deemed to be situated in India as the shares of CGP derives its value substantially from business of Indian company located in India. अब जो शेयर्स है सीजीपी के, जो किसके पास है, हचिसन हांगकांग के पास है, इनडायरेक्टली उसकी जो वैल्यू है वो इंडियन कंपनी से आ रही है 67%। तो ये बोलता है कि एनी असेट और कैपिटल असेट बीइंग एनी शेयर, अगर कोई असेट है, असेट किसके पास है, हचिसन हांगकांग के पास है, किसके, सीजीपी के शेयर्स हैं,
Any asset or capital asset being any share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India. असेट किसके पास है? शेयर्स असेट क्या है? सीजेपी के शेयर्स, जो कि किसके पास है? हचिसन हांगकांग के पास है. वो शैल बी डीम टू बी एंड शैल ऑलवेज बी डीम टू हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया. वो हम मानेंगे कि जो शेयर्स हैं ये हमारी सिचुएटेड इन इंडिया हैं. ठीक है. इफ द शेयर और इंटरेस्ट डिराइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द असेट्स लोकेटेड इन इंडिया. अगर वो जो शेयर्स है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी वैल्यू जो डिराइव कर रहे हैं वो फ्रॉम द सब्सटेंशियली फ्रॉम द असेट्स लोकेटेड इन इंडिया. वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द असेट्स लोकेटेड इन इंडिया के बारे में अभी हम आगे एक्सप्लेनेशन 6 में समझते हैं. एक्सप्लेनेशन 6 जो आती है वो ये कहती है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज hereby declared that the share or interest referred to in एक्सप्लेनेशन 5 कि जो शेयर और इंटरेस्ट जो कि रेफर किया गया है एक्सप्लेनेशन 5 में shall be deemed to derive its value substantially from the assets located in India if on a specified date the value on such assets exceeds the amount of 10 crore rupees or represents at least 50% of the value of all the assets owned by the company or entity as the case may be. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करो ये हमारी बैलेंस शीट है. ठीक है. ये बैलेंस शीट किसकी है? सीजीपी मॉरिशस की है. वो जो है उसने इन हच इंडिया में हचिसन इंडिया में उसने 67% की शेयर होल्डिंग कर रखी है. तो उसकी इन्वेस्टमेंट आ रही होगी 500 करोड़ की. सपोज फिगर्स हम ले रहे हैं और उसकी शेयर कैपिटल 700 करोड़ है. अदर सिर्फ 200 करोड़ है. इस टाइप से हमारी उसकी बैलेंस शीट है किसकी? सीजीपी मॉरिशस की. तो ये बोलता है कि वैल्यू सब्सटेंशियली डिराइव इन इंडिया. मतलब वैल्यू हम कैसे मानेंगे कि जो वैल्यू आ रही है वो इंडिया से आ रही है. वो कैसे मानेंगे कि अगर जो वैल्यू है उन असेट्स की कि इन असेट्स की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसकी अगर 10 करोड़ से ऊपर जा रही है तो और रिप्रेजेंट कर रहा है 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द असेट्स ओन्ड बाय द कंपनी. तो अगर इन्वेस्टमेंट जो करी सीजीपी मॉरिशस ने वो 10 करोड़ से ऊपर है, 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है. सो मेरी पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई. मेरी जो पहली कंडीशन है वो मेरी सेटिस्फाई हो गई कि जो सीजीपी है उसने जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी है मोर देन 10 करोड़ की, मतलब 500 करोड़ की कर रखी है. तो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी रिप्रेजेंट 50% ऑफ टोटल असेट्स. मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो रिप्रेजेंट करे 50% ऑफ द टोटल असेट्स ओन्ड बाय द कंपनी. कौन सी कंपनी? जो कि सीजीपी मॉरिशस है. ठीक है. तो टोटल असेट्स इसके कितने हैं? 700 करोड़ के हैं सीजीपी मॉरिशस के. एक मिनट. हाँ. तो टोटल असेट्स कितने हैं हमारे? 700 करोड़ के हैं. 50% ऑफ टोटल असेट इज 350 करोड़. बट हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी इंडियन कंपनी में? 500 करोड़. मतलब एटलीस्ट मतलब 50% से ऊपर होनी चाहिए. 500 करोड़ है, ऊपर हो रही है. बोथ द कंडीशन सेटिस्फाइड. सो इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया. हम मान लेंगे कि ये जो इनकम है वो हमारी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया. सो यार देखो एक्सप्रेशन 5 एक्सप्रेशन 6 हमारी सिर्फ एक केस लॉ से रिलेटेड है जो वोडाफोन का केस हमने पढ़ा. अब लास्ट आते हैं हम एक्सप्रेशन 7 एंड देन हमारा ये जो डिस्कशन है वो खत्म हो जाएगा. एक्सप्रेशन 7 बोलता है कि नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रू और राइज इन टू अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया ऑफ एनी शेयर और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एन एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और वो ट्रांसफर करता है बाहर ही, जैसे अभी हमने सीजीपी मॉरिशस और ये हचिसन हांगकांग का केस लिया. अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी नॉन रेजिडेंट है, अगर वो ट्रांसफर करता है इंडिया से बाहर कोई भी शेयर या इंटरेस्ट एक कंपनी में जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया. मतलब इस केस में जैसे हमारा कौन सा एग्जांपल है? सीजीपी मॉरिशस और हचिसन हांगकांग. ठीक है. तो अगर वो बाहर मतलब नॉन रेजिडेंट जो है ट्रांसफर कर देता है तो इन केसेस में हमारी जो इनकम है वो हम मानेंगे कि वो इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया नहीं है, मतलब इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी. तो ऐसे कौन सा केस है? इफ सच कंपनी और एंटिटी डायरेक्टली ऑन द एसेट सिचुएटेड इन इंडिया. अब डायरेक्टली यहाँ पे कौन सा था जो हमने अभी केस लो डील करा? सीजीपी मॉरिशस. अगर वो जो कंपनी है और एंटिटी है वो डायरेक्टली ऑन करती है एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, and the transferor whether individually or along with its associated enterprises at any time in the 12 months preceding the date of transfer. और जो ट्रांसफरर है
ठीक है, वो पिछले 12 महीनों में डेट ऑफ ट्रांसफर से पिछले 12 महीनों में उसने होल्ड नहीं किया क्या क्या राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल इन रिलेशन टू सच कंपनी और एंटिटी, और यह वोटिंग पावर एक्सीड मतलब 5% से एक्सीड नहीं है, सो इन दैट केस जो नॉन रेजिडेंट की इनकम है वो हमारी टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, और इसी केस में इनडायरेक्टली आता है, सेम यही कंडीशन है कि फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर पिछले 12 महीनों में हम देखेंगे कि क्या 5% से अधिक वोटिंग पावर था, तो आंसर इज नो। तो और या राइट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल था कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हम चेक करेंगे। सो अगर ये इसमें फॉल करता है, ठीक है, अगर डायरेक्टली है तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 12 महीने में देखेंगे कि राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल था या वोटिंग पावर एक्सीडिंग 5% है तो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। इनडायरेक्टली है तो सेम कंडीशन, राइट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन रिलेशन टू सच कंपनी, कोई राइट या रिलेशन टू सच कंपनी या मैनेजमेंट जो उसकी इमीडिएट कंपनी है उस पर कोई कंट्रोल है या नहीं वो देखेंगे, या एक्सीडिंग 5% का वोटिंग पावर वो वाला कंडीशन देखेंगे। तो अगर ये इसमें फॉल करता है तो नो इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज टू अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया। तो हम मानेंगे कि वो इनकम जो है इंडिया में जनरेट नहीं हुई है, इंडिया में टैक्सेबल वो नहीं होगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इट वाज दिस वाज पार्ट बी जिसमें हमने बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया। सो आई होप यू रियली लाइक दिस सीरीज जो हमने सेक्शन 9 अपना पूरा कवर किया है। सो हमारी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल विच इज सीए संसार एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। आई एम शिवांगी मित्तल एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।